प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की सिंधी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 जो कि 10वीं आ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत संकलित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ये उत्साह नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ने के पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वह मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से माने अपने आप अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता माने उसके अच्छे जानकार थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जीवन परिचय में बताया कि उनका पारिवारिक जीवन बड़ा दुखमय था, बड़ा संघर्ष में था। उनकी इकलौती बेटी जिसका नाम सरोज था, उसका भी निधन हो गया था। तो इस तरह से निराला जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। आइए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। विस्तृत सरोकार माने उन्होंने संपूर्ण पक्षों को स्पर्श करने का प्रयास किया। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हुआ है। इसलिए निराला विस्तृत सरोकारों के कवि कहे जाते हैं। निराला ओज और पौरुष के भी कवि कहे जाते हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। इसीलिए निराला को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है, उनको विद्रोह का कवि कहा जाता है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मैंने कविता में जो मुक्त छंद है, कविता स्वच्छंद विचारधारा से जुड़ी, स्वच्छंद शिल्प से जुड़ी, तो उनकी कविताओं में मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहां शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव माने विरोध का भाव भी उनकी कविताओं में मुखरित हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो उत्साह कविता इनकी पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और कविता का शीर्षक ही है उत्साह। आइए इस कविता के कलेवर को हम लोग समझते हैं। इस कविता को पढ़ने के पहले इस कविता का छोटा सा परिचय प्राप्त करते हैं कि इस कविता में कवि ने किन भावनाओं को व्यक्त किया है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कुछ कहना चाहता है। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक माने बहुत विस्तृत क्षेत्र में, समग्र संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। तो इस कविता में आप ललित कल्पना, उनकी सुंदर काल्पनिक और मौलिक क्षमता को भी आप देखेंगे, उससे परिचित होंगे। और इस बादल के माध्यम से उन्होंने जो उत्साह कविता को एक स्वर प्रदान किया है, इसमें निराला जी की क्रांति चेतना भी देखने को मिलती है।
सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं साहित्य ये समाज का दर्पण होता है, ये समाज का आईना होता है। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव में जो साहित्य होता है, वो चाहे कविता हो चाहे गद्य हो, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो जो उनकी बादल कविता है, जैसा कि एक आह्वान गीत है, एक जागरण गीत कह सकते हैं इसको, एक उद्बोधन गीत कह सकते हैं। तो इस कविता ये बादल को संबोधित है। और निराला जी के साहित्य को अगर आप पढ़िए तो निराला जी की कविताओं में बादल शब्द जो है उनका बड़ा प्रिय विषय रहा है। उनकी बादल राग कविता आप पढ़िए तो उसमें भी बादलों के माध्यम से उन्होंने आह्वान प्रकट किया है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि ने बताया कि पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्साह एक छायावादी कविता है और इस कविता में बादलों के माध्यम से कवि ने मानव के उत्साह का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। मैं कविता को आपको भी पढ़ाऊंगा, उसके एक एक शब्द को मैं आपको पूरा स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करूंगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि मानव के उत्साह का वर्णन करता है। आइए इस कविता के विषय प्रवेश के साथ अब हम कविता के मूल में आते हैं और कविता के मूल को समझने का प्रयास करते हैं। उत्साह नाम की कविता, पहले मैं इसका एक वाचन कर रहा हूं, फिर इसके बाद हम इस कविता को आपको बताएंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारा धर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये कविता का जो उत्साह कविता का पहला चरण है, आइए इस कविता के पहले चरण को हम लोग समझते हैं। कवि कहता बादल गरजो, बादल गरजो घोर घोर घेर घेर घोर गगन, धारा धर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादलों में क्रांति का स्वर सुनता है, इसीलिए बादलों को आवाहित करता है, बादलों का आह्वान करता है और कहता है कि वो उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर के बादलों को पुकारता है। कहता हो बादल तुम खूब गरजो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। कभी कहता है कि वो बादल तुम खूब गरजो, खूब कड़को, गड़गड़ाओ और तुम अपनी भयंकर गर्जना से घेर घेर घोर गगन, घेर घेर माने घेर घेर करके, तुम अपनी भयंकर गर्जना से, अपने भयंकर गर्जन तर्जन से इस पूरे आकाश को, पूरे गगन को घेर लो। धाराधर ओ, यहाँ धाराधर का मतलब बादल। कवि कहता है कि तुम अपने भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। किसको संबोधित करता है कवि? धाराधर हो, धाराधर माने बादल को, किस आकाश को तुम घेर लो। कवि कहता है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कब कहता तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। जो बादल घिरे हैं उन बादलों के घिरने को कब कहता ललित ललित काले घुंघराले। ललित माने सुंदर, मनोरंजनकारी। तुम्हारा जो ये घुंघराला रूप है, उमड़ घुमड़ करके तुम्हारे अंदर जो बरसने की अपूर्व शक्ति है। तो कवि ने कहा कि तुम्हारे बाल, तुम्हारे रूप काले काले, कितने घुंघराले हैं, कितने मनमोहक हैं, एक कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। तुम्हारे जो बाल माने बादलों का जो रूप है, उसका जो काला काला घुंघराला रूप है, कब कहता है कि वो कितना मनोरंजनकारी है, कितना ललित है। कब कहता है कि ये कल्पना के समान विस्तार, जैसे कल्पना के विस्तार का कोई अंत नहीं है, वैसे घुंघराले घिरते हुए बादलों का भी कोई अंत नहीं है। वो कल्पना के समान
कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहता कि विद्युत छवि उर में कवि बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, और कहता है कि अपने हृदय में बिजली की समान चमक छिपाए हुए हो कवि। विद्युत छवि उर में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि वो कवि है बादलों को। कहता है कि अपने हृदय में बिजली, विद्युत माने बिजली, छवि माने सौंदर्य, उर माने हृदय में, तुम कवि के सदस्य हो। जिस तरह से कवि अपने चेतना से लोगों को जागरूक करता है, लोगों में नव जीवन का संचार करता है, उसी तरह से तुम्हारे हृदय में भी बिजली की चमक छिपी हुई है, और वो तुम्हारे जो अंदर बिजली की चमक छिपी हुई है, वो संसार को नव जीवन देने वाली है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि जिस तरह से कवि अपनी कविता में प्राण फूंक करके नई ऊर्जा का संचार करके लोगों में, जनजीवन में एक नई चेतना का बोध पैदा कर देता है, उसी तरह से हे बादल, तुम्हारे भी हृदय में विद्युत छवि, बिजली जो है, बिजली की चमक छिपी हुई है। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो, और तुम्हारे हृदय में नया जीवन देने वाला भाव है। वज्र छिपा नूतन कविता, कब कहता है कि संसार को नया जीवन देने वाले हो तुम, नव जीवन हो। वज्र छिपा, और तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपा करके, तुम्हारे जीवन में कठोरता भी है। वज्र माने कठोर, वज्र छिपा करके समूचे संसार को नूतन माने नई कविता से, जिस तरह से कविता अपनी नई और नूतन कविता से लोगों में चेतना, लोगों में जागृत ला देता है, उसी तरह से विद्युत प्रवाह से परिपूर्ण बादल लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और नए संचार करने वाले बादल, अपनी भावनाओं में वज्र छिपा करके समूचे विश्व में उत्साह पैदा करने वाले, समूचे विश्व में पौरुष शक्ति का संचार करने वाले बादल, तुम एक बार फिर से लोगों के मन में, लोगों के तन में नया उत्साह भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गड़गड़ाओ। तो इस कविता में, कविता के प्रारंभिक चरण में कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे अंदर विद्युत छवि है, तुम विद्युत के सौंदर्य से आपूरित हो, नव जीवन की शक्ति का संचार करने वाले हो, और तुम जिस प्रकार से कवि अपनी नई कविता से लोगों में जागरूकता पैदा करता है, वैसे तुम भी लोगों के समूचे संसार में गरज करके अपनी मेघ गर्जना से उसके अंदर, लोगों के अंदर एक पौरुष और एक जन क्रांति की भावना को भर दो, एक नई चेतना को ला दो। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बादल के गरजने के लिए कवि इसलिए कहता है क्योंकि बादल को गरजने से लोगों के मन में जोश और पौरुष की भावना का संचार हो जाएगा, और जोश और पौरुष एक क्रांति का प्रतीक है। तो कवि बादलों की गर्जना से क्रांति लाना चाहता है, और बादलों को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है, और ये आकाश मानो धरती के संरक्षक रूप में है। इसीलिए कहता है नव जीवन वाले, तुम नई जीवन को प्रदान करने वाले हो। यहाँ धाराधर जो है, धाराधर माने, धारा माने जल को धारण करने वाले, जल की धारा को धारण करने वाले हो, इसलिए धाराधर का प्रयोग यहाँ बादलों के लिए किया गया है। देखिए ललित में अगर हम काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। ललित घेर घेर में पुनरुक्ति अलंकार है, और इसमें नाद सौंदर्य भी, नाद माने एक स्वर सौंदर्य भी आता है। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर में अनुप्रास अलंकार भी है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से छायावादी कविता का जो
सौंदर्य बोध है, उस सौंदर्य बोध के माध्यम से कवि ने इसमें जो है आह्वान गीत के माध्यम से कवि ने इस कविता में क्रांतिकारी शक्ति को वर्णित किया है और इसका प्रतीक है कि कवि के हृदय में उथल पुथल करने वाली ये जो क्रांतिकारी भावना होती है, कवि ने अपने उस कवि की क्रांतिकारी भावना को बादलों पर आरोपित किया है। तो इस तरह से वज्र छिपा दो माने बादलों के अंदर बिजली की कड़क छिपी हुई है। प्रतीकार्थ है कि जिस तरह से कवि अपने चेतनाशील कविता से लोगों में नया संचार पैदा कर देता है, लोगों में नवजीवन और उत्साह का संचार उत्पन्न करता है, उसी तरह से ये बादल भी जो काले हैं, घने हैं और फैलाव में इनका व्यापक विस्तार है, कल्पना की तरह ये दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनका रूप ऐसा है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से एक नई चेतना और एक नया उत्साह लाने की बात की है। तो इसमें हमने आपको इसका साहित्यिक सौंदर्य भी बताया, इसका जो प्रतीकार्थ भी मैंने आपको स्पष्ट किया। तो घेर घेर घोर गगन में घेर घा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, घेर घेर और ललित ललित में पुनरुक्ति भी है और नाद सौंदर्य भी है। और छायावाद युग का जो है, इसमें छायावादी का जो वैशिष्ट है, जो हमने आपको बताया था कि छायावाद के वैशिष्ट में प्रकृति, बादल प्रकृति का पात्र है, लेकिन प्रकृति के पात्र होने के साथ साथ कवि निराला जैसे कवि ने बादलों को क्रांति और जो है सजगता के रूप में जो है लोगों के बीच में एक सजगता का भाव पैदा करने वाले बादलों को आवाहन किया है। तो इस तरह से इस कविता के प्रथम चरण को हम लोगों ने समझा। आइए कविता के अंतिम चरण को हम लोग समझते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि कहता है कि चारों ओर विकलता है, विकल माने बेचैनी, नीचे हमने शब्दार्थ दिए हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कवि कह रहा है कि गर्मी की प्रचंडता से, गर्मी की व्याकुलता से विकलता भी विकल है, विकल विकल, चारों ओर बेचैनी है, व्याकुलता है, हर मनुष्य परेशान है, उसके मन उछटे हुए हैं। उन्मने, उन्मन माने उदास है, अनमना है। गर्मी की व्याकुलता से सकल जन, सकल माने संपूर्ण लोग, सभी लोग व्याकुल हैं, और व्याकुलता और बेचैनी सर्वव्याप्त है, चारों ओर विकल है, माने लोग विकल विकल, दो बार माने विकलता भी विकल हो गई है और सब लोग व्याकुल हैं, सबके मन अनमने से हैं, उदास हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व माने पूरा संसार के सभी लोग, निदाघ माने भीषण तपती गर्मी से सभी लोग दुखी हैं। सकल जन, सकल जन माने संपूर्ण लोग, सारे लोग विश्व की इस गर्मी से, विश्व की भीषण प्रचंड गर्मी के कारण दुखी हैं, व्याकुल हैं, और ऐसी व्याकुलता को नष्ट करने की शक्ति इन ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल आकर के और इस तप्त धरा को शांत करेंगे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत माने जिसका अंत ना हो, अनंत माने आकाश, तो जिसका अंत ना हो वो कौन? आकाश। तो कब कहता है कि तब, कब? जब पूरा विश्व भीषण गर्मी की प्रचंडता से व्याकुल है, विकल है, विकलता भी विकल हो गई है, सभी उदास हैं, उन्मन है, व्याकुल हैं, अनमने से हैं। ऐसे में लोगों के जीवन को शांति देने के लिए, लोगों के तन और मन को शीतलता प्रदान करने के लिए, तब ये ना जाने आए अज्ञात दिशा से, तब ना जाने अज्ञात माने अनजानी दिशा से ये बादल चले आए। अनंत के घन, अनंत माने आकाश, के माने के, घन माने बादल, और ना जाने किस अज्ञात दिशा से ये बादल चले आए। कल बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि बादलों तुम खूब बरसो, तुम खूब गरजो, तप्त धरा, और अपने बारिश से, अपनी वृष्टि से इस गर्मी में झुलसे हुए लोगों
के मन को, उनके तन को शीतलता प्रदान करो। इस तप्त धरा को अपने जल से मंडित कर दो, जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा माने गर्मी से तपती हुई धरा को, धरा माने धरती को अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल खूब गरजो, खूब बरसो, तुम्हारी वृष्टि से इस धरती की व्याकुलता दूर होगी और इसको शीतलता प्रदान करे होगी। तो इस कविता का सांकेतिक अर्थ है कि कविता के माध्यम से कवि कहता है कि संसार में चारों ओर हिंसा है, कष्ट है, दुख है, लोग परेशान हैं, अनमने से हैं, व्याकुल हैं, तब ना जाने कौन छाया बन करके आया और दुख से पीड़ित धरती के कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है कि हे बादल, तुम खूब गरजो, बरसो और दुखी और पीड़ित जनता के दुख को दूर करके उसको शीतलता प्रदान करो। तो इसमें भी कवि ने जो है बादलों के माध्यम से जनता के, लोगों के, संपूर्ण जन की पीड़ा को के निवारण की बात कहता है। अब इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो, जिससे धरती की व्याकुलता नष्ट हो जाए। यहाँ जल का मतलब शीतल, जल से फिर शीतल कर दो। तो यहाँ जल का मतलब होता है कि शांति और सुख लोगों को प्राप्त हो जाए। तो इस कविता में प्रतीकार्थ भी है जो हमने आपको समय समय पर बताया। और इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, जैसे निदाग शब्द है, अज्ञात है, अनंत है, तप्त है, ये सभी शब्द संस्कृत निष्ठ है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। तो इस तरह से आप, जो हमने आपको प्रत्येक शब्दों के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, उसके भाव विश्लेषण के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। संक्षेप में मैं आपको यही फिर से बताना चाहता हूं कि ये एक उत्साह कविता, एक छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से कवि मानव के उत्साह का वर्णन करता है और कवि कहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को, सारे आकाश मंडल को घेर लो। वो काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत सौंदर्य को धारण कर लो। वो कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वो संसार की ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वो गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। यही इसमें कवि ने, इस कविता में, उस उत्साह नाम कविता में कवि ने बादल के माध्यम से अपनी बात को कही है। तो कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है और उससे वो पौरुष दिखाने की कामना करता है। तो इस तरह से इसके भाव विश्लेषण को हमने आप तक पहुंचाया। आइए हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को भी देख लेते हैं। हमने जो आपको बताया उत्साह कविता के प्रश्नों के बारे में, जो भाव उसका हमने आपको स्पष्ट किया, उसी की सहायता से इन प्रश्नों का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। मैं इसको केवल पढ़ देता हूं कि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि क्रांति के माध्यम से जन चेतना लाना चाहता है, जन की व्याकुलता को नष्ट करना चाहता है। कविता का उत्साह शीर्षक क्यों रखा गया है? उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों की गर्जन और उमड़न से वो मेल खाता है। तो बादलों के अंदर जो भीषण तीव्र गति होती है, इसलिए, और कवि लोगों के अंदर एक नया उत्साह, एक नए उमंग की भावना लाना चाहता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बहुत सारे। जल बरसने वाली शक्ति के रूप में उत्साह और संघर्ष के भाव में व्यक्त हुआ है, और जनमानस की पीड़ा को हरने वाला। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव उत्पन्न हो, उसको नाद सौंदर्य, स्वर सौंदर्य भी कहते हैं। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मजबूत है? छांट कर लिखो। हमने आपको शुरू में बताया, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो इन 4 प्रश्नों के बारे में हमने संक्षेप में आपको बताया।
आप इसकी सहायता से आप इस प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, जैसे बादल उमड़-घुमड़ करके बारिश करते हैं, वैसे कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़-घुमड़ करके कविता के रूप में व्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। आप अपनी मौलिक अपने सृजनात्मक शक्ति को प्रकट करने के लिए आप प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के साथ जुड़ करके आप भी कविता लिख सकते हैं। और पाठ्येतर सक्रियता माने इस पाठ से अतिरिक्त सक्रियता। विद्यार्थियों में इसलिए प्रश्न बता रहा हूँ, केवल मूल पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। विद्यार्थियों के अंदर मौलिक क्षमता और उनकी क्रियात्मक क्षमता को और सक्रिय करना भी मेरा उद्देश्य है। तो बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी करें। बादल पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। सुमित्रानंदन पंत की बादल कविता है, निराला की बादल राग कविता है। आप इसको पढ़िए, समझिए और जो हमने आपको दिशा निर्देश दिए, जो हमने आपका मार्गदर्शन किया, उसके आधार पर आप अपनी मौलिक क्षमता को भी विकसित कीजिए और पाठ की मूल विषय वस्तु के साथ भी आप जुड़े रहिए। तो इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक निवेदन करता हूँ कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा, अगर आपको अच्छी लगी, आपको प्रेरणास्पद लगी, तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुनश्च पुनश्च आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।